जी नमस्कार, स्वागत है आपका, वेलकम है आपका प्लेटफॉर्म पर द इंग्लिश लाइसेम के। मैं हूं डॉक्टर जेके तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। यूजीसी ने इस बार डेट अनाउंस कर दी है फिर से यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन की। एनटीए जो पिछले कुछ सालों से कंडक्ट करा रही है, इस बार यूजीसी ने कुछ बदलाव लाए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं अपने पैटर्न में और कुछ अलग से कैटेगरी निर्धारित किया। अलग से एनईपी के बाद, एनईपी लागू होने के बाद ये कह लीजिए पहली बार होने जा रहा है नेट, तो कुछ चेंजेस लाए गए हैं। उन चेंजेस के बारे में, मिथ्स के बारे में, फैक्ट क्या है और मिथ क्या है, फिक्शन क्या है, ये सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ज्ञान विज्ञान विमुक्त है के इस पूरे वीडियो में, इस ज्ञान विज्ञान विमुक्त है के पूरे चैप्टर में ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन ऑप्ट किया है तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है आपको यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 4th सेमेस्टर में है, लास्ट ईयर है, अपियरिंग में है, तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने के लिए, और कितने दिनों के अंदर आपको कंप्लीट क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए, अदरवाइज आपकी डिग्री ही बेकार चली जाएगी, आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ही बेकार चला जाएगा। तो उन सब के लिए वीडियो आपको पूरी की पूरी देखनी चाहिए और अच्छे से तैयारी करके, फॉर्म भर करके, अच्छे से पढ़ करके और एग्जाम देना चाहिए। नेट बहुत आसान है, फर्स्ट गो में आप क्लियर कर सकते हो इफ यू आर अ बिट सीरियस और आप अपने आंख कान नाक सब खोल के रखे हो, अपने आसपास की चीजों से अवेयर है, अपने सिलेबस के बारे में अवेयर है, यू कैन गेट थ्रू इन सिंगल गो। क्लियर? आइए बताता हूं आपको, एक एक पॉइंट्स क्लियर करता हूं। जहां नहीं समझ आइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखिएगा, मैं आपको बैक आऊंगा, फिर से आपको रिस्पांस दूंगा कि आपको क्या भी करना है, क्या आप कर सकते हैं, कहां पर आपको कंफ्यूजन है। यूजीसी नेट जून 2024 का पेपर है और ये है आपका प्लेटफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जिस दिन से डेट अनाउंस हुई है वही डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स वहीं से शुरू हो जाती है, वहीं से फॉर्म का फिलअप होना शुरू हो जाता है। फॉर्म का फिलअप होना शुरू होता है किस डेट से? फॉर्म का फिलअप होना शुरू हो गया है 20 अप्रैल 2024 से। 21 दिन का टाइम दिया गया है, 10 मई 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप 11 मई 2024 से 12 मई 2024 तक आपको समय दिया गया है, लास्ट डेट दी गई है फीस के सबमिशन की। अगर फॉर्म भरने में आप कोई गलती कर देते हैं और आपको करेक्शन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी 3 दिन दिए गए हैं। आप जो है 13, 14 और 15 3 दिन तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन 16 जून को होना है। एक बात बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन को लेकर के, इस बार नेट का एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। क्या होगा? ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, पेपर पेन मोड में होगा, जैसे कि बिफोर कोरोना हुआ करता था, बिफोर कोविड हुआ करता था, पेन पेपर मोड में। मतलब एग्जामिनेशन इस बार कंप्यूटर लैब में ना हो करके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में होने वाले हैं और ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन होता है। कंप्यूटर के इन्वायरमेंट से क्लास के इन्वायरमेंट में पहुंचना, बहुत वहां पर सुकून मिलता है। वो पेपर आपका होने वाला है 16 ऑफ जून को एग्जामिनेशन होना है, 3 आवर्स का पेपर होना है, तो ऑब्वियसली 2 शिफ्ट में पेपर होना है। कब किस शिफ्ट में आपका है, किस सेंटर पर आपका है, ये कुछ दिनों के बाद यूजीसी या एनटीए डिसाइड करेगी, घोषित करेगी। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको 4 सिटी चूज करना है गिवन ऑप्शंस में से, और कि आप कहां कहां सेंटर चाहते हैं, तो आप नियरेस्ट सिटी भरेंगे और उस हिसाब से आपको सेंटर अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये डेट्स हो गई। 28 ऑफ अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। कब तक भरा जाएगा? 10 ऑफ मई तक भरा जाएगा। लास्ट डेट फीस सबमिशन की कितनी है? 11 मई से लेकर के 12 मई तक जो है आप लास्ट फीस पे कर सकते हो। 13 से 14 15 तक आपका करेक्शन है और 16 मई को 16 जून को आपका पेपर होने वाला है। और ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म भरना है, ऑफलाइन का कोई प्रोविजन नहीं है। ugcnet.nta.ac.in वेबसाइट का नाम है। वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने जो डिटेल्स है, डिटेल्स भर दीजिए, एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे वो भर देना है आपको। कुछ भी आपको ऑफलाइन मोड में एनटीए या यूजीसी को नहीं भेजना है, सब कुछ ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी आपको डाउनलोड कर लेना होगा और पेपर देने के बाद ऑनलाइन रिजल्ट भी आएगा।
आंसर की आएगी। आंसर की को आप चैलेंज भी कर सकते हो अगर आपको लगता है। हाँ, ये अलग बात है कि एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए 200 रुपीज आपको खर्च करने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। तो ये सारी चीजें एग्जामिनेशन के बाद में आएंगी। पहले हम फॉर्म पर आते हैं और ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी है जहां पर हमको फॉर्म भरना है। अगर आपको इन सारी प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन होती है तो मेरा हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां पर भी आ सकते हो, थ्रू मैसेज आ सकते हो, थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है। और नहीं तो आप यूजीसी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो ऑफिस आवर्स में, फोन नंबर उनका यहाँ पर दिया हुआ है, या आप मेल भी कर सकते हो ugcnet@nta.ac.in पर। फॉर एनी क्वेरी दे विल रिस्पॉन्ड टू यू, वो आप तक पहुंचेंगे आपके रिस्पांस करने के लिए। 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं इस बार यूजीसी नेट ने बनाई है, क्या डिटरमिन करने के लिए, टू डिटरमिन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल फॉर। नंबर 1 जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, नंबर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, नंबर 3 है सिर्फ पीएचडी। ये 3 कैटेगरी है। अवार्ड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है appointment as assistant professor and admission to PhD, and point number 3 है admission to PhD only in Indian universities and colleges. 3 categories. Number 1 award for PhD, award for JRF and assistant professor and PhD, तीनों all in one JRF. Number 2 categories assistant professor and PhD, there will be no JRF in second category. In third, neither you are eligible for assistant professor nor JRF, but only you will be eligible for admission in PhD. राइट, ये 3 कैटेगरी है। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटी में आप जा करके, एनआईटी में जा करके पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, वहां के अपने रूल्स को एसिमिलेट करते हुए। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर अपॉइंटमेंट as assistant professor and admission to PhD category will be eligible for appointment as assistant professor and admission to PhD, but not for the JRF. JRF के लिए वो बिल्कुल नहीं होंगे। Candidates qualifying under the admission to PhD will not be eligible for assistant professor or JRF. मतलब JRF जो qualify करेगा, he will be eligible for assistant professor as well as PhD. जो JRF नहीं करेगा, सेकेंड कैटेगरी में होगा, he will be eligible for assistant professor and PhD, and the third category is exclusively for admission to PhD. राइट, ये 3 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी अवार्ड ऑफ JRF अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD, तीनों में ऐसे। सेकेंड में JRF नहीं मिलेगी, 2 में ऐसे, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD में। थर्ड कैटेगरी में ना तो JRF ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर, सिर्फ PhD में ऐसे है। क्लियर? JRF qualified candidates are admitted into the PhD program based on an interview as per UGC minimum standards and procedure for award of PhD degree regulations 2020। आपका PhD में एडमिशन 2022 के PhD रेगुलेशन के अधीन होगा, उसकी नियमावली के तहत होगा। जो लोग अंडर कैटेगरी 2 क्वालिफाई करेंगे PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनके मार्क्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मार्क्स होगा, नेट का जो मार्क्स होगा, उस मार्क्स को यूनिवर्सिटीज PhD जो है एंट्रेंस के जगह पर यूज कर सकती हैं। 70% मार्क्स ये होंगे नेट क्वालिफाई करने के, 30% मार्क्स का इंटरव्यू होगा, दोनों मिलाकर के मेरिट बनेगी तो आप PhD में एलिजिबल हो सकते हैं, एडमिशन हो सकते हैं अगर आप फिट हो जाते हैं तो। थर्ड कैटेगरी भी यही है, यूजीसी नेट का मार्क्स प्लस इंटरव्यू का मार्क्स या वाइवा ओसी का मार्क्स, ये दोनों मिलकर के आपको PhD में एडमिशन दिलाएंगे। मतलब ये है कि कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 कैन बी यूज्ड एज एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD एडमिशन in place of entrance tests conducted by the
different universities or higher education institutes for admission to PhD. Clear? For candidates qualified under category 2 and category 3, the marks obtained in the NET will have 70% weightage. How many percentage? 70% वेटेज जो है वो इन मार्क्स का होगा, 30% इंटरव्यू का होगा, 70 + 30 इनकी जो मेरिट बनेगी वो आपको पीएचडी में एडमिशन दिला सकती है। ये पूरा इनका खेल है जो इस बार से होना है। अभी तक क्या हो रहा था, यूनिवर्सिटीज अपना रिसर्च एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती थी, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसके लिए भी भारी भरकम फीस ली जाती थी, रिटन एग्जाम होता था, वो क्वालिफाई करते थे, फिर इंटरव्यू पैनल होता था, इंटरव्यू फेस करते थे, वाइवा ओसी, और उसके बाद आपका एडमिशन होता था। तो अब आपको पीएचडी का अलग से एग्जाम नहीं देना है, नेट का एग्जाम ही आपके पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर? The PhD admission will be based on the combined merit of net marks and the marks obtained in the interview or viva voce. Right? अब सोचिए अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 मार्क्स में 70 मार्क्स आपको यूजीसी नेट वाले मिल जाएंगे, 30 का इंटरव्यू होना है। अब 30 के इंटरव्यू में आप सपोज दैट 20 पा जाते हो तो आपका स्कोर 90 हो जाएगा। अगर आप 29 पा जाते हो तो आपका स्कोर 99 हो जाएगा, और फिर उस 99 के बेसिस पर मेरिट बन जाएगी आपके पीएचडी के एडमिशन के लिए। फॉर एडमिशन टू पीएचडी द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट by the candidates in category 2 and category 3 will be valid for a period of 1 year only. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप नेट क्वालिफाई भी कर लीजिए, पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर लीजिए थ्रू नेट, और अगर आप विद इन अ ईयर एडमिशन नहीं ले पाते तो आपकी वो एलिजिबिलिटी इनवैलिड हो जाएगी, आपके वो जो एलिजिबिलिटी फिर काम नहीं आएगी, फिर आपको अगली बार एंट्रेंस फिर देना होगा। राइट? फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है उनके लिए जो पीएचडी के लिए काम करने वाले हैं, पीएचडी में इंटरेस्ट लेने वाले हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किए हैं तो ऑल टाइम एलिजिबल है, बट वो पीएचडी वाला जो मामला है वो सिर्फ 1 साल के लिए एलिजिबल होगा। अब सपोज दैट आपने एमए में आप अपियरिंग में थे, आपने फॉर्म भर दिया, आपने क्लियर भी कर लिया, और आपका एमए ही किसी वजह से रुक गया, आप बीमार पड़ गए, पेपर नहीं दे पाए, बैक आ गया, कुछ भी हो सकता है, आपका एमए नहीं क्लियर हुआ, तो आपका नेक्स्ट ईयर एमए क्लियर होगा, और नेक्स्ट ईयर एमए क्लियर होगा तो आपने जो पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया था वो भी लैप्स हो जाएगा। आपको दोबारा से फिर से नेट एग्जामिनेशन में अपीयर करना पड़ेगा, मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे फॉर पीएचडी एडमिशन। ये थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल पॉइंट बनाया गया है। As I told you, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पेन पेपर मोड में एग्जाम होने वाला है, ओएमआर सीट मिलेगी, रिटेन नहीं होगा, ओएमआर मिलेगी आपको ब्लैक ब्लू पॉइंट से। ओएमआर के ओवल्स डार्क करने हैं करेक्ट और इनकरेक्ट होने वाले, जैसे कि आप यूज टू हुआ करते थे, कभी किया करते थे, और नहीं तो इस बार पहली ही बार में आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रॉपर अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए बस। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर यूजीसी नेट जून 2024 की। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रिजर्वेशन के हिसाब से होती है, एज रिलैक्सेशन भी रिजर्वेशन के हिसाब से ही होता है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल का मतलब अनरिजर्व्ड होता है, ठीक, जनरल का मतलब अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड मींस ओपन टू ऑल, राइट। जनरल कैंडिडेट है, अनरिजर्व्ड है या जनरल ईडब्ल्यूएस में है, तो आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पीजी में मिनिमम 55% मार्क्स गेन किए हो। कितना? मिनिमम 55% मार्क्स। अब यहाँ पर एक कलाकारी आप क्या कर सकते हो या करते ही रहते हो जनरली, वो ये होता है कि आप ये कह देते हो कि आपने 54.5% या 6% पा लिया है, तो 5 से ज्यादा है तो आप इसको 55 मान लेते हो।
जबकि यूजीसी में ऐसा कुछ नहीं है, राउंड ऑफ में नहीं, मिनिमम 55 होना चाहिए। ये 55.1 तो चलेगा, बट ये 54.9 नहीं चलेगा। राइट, एग्जैक्ट वो है 55% होना चाहिए। अगर आप जनरल हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, या आप क्रीमी लेयर में हैं, तो आपको 55% मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। राइट, मिनिमम एलिजिबिलिटी इन मास्टर्स डिग्री or equivalent examination from universities institutions recognized by the UGC। अब कौन कौन से यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय द यूजीसी, ये आप यूजीसी के वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो कि किस किस को अनरिकॉग्नाइज कर दिया है या डी रिकॉग्नाइज कर दिया है यूजीसी ने। जनरली आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, लगभग लोग जो है रिकॉग्नाइज्ड वाले में ही होते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में हैं, अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट में हैं, अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब में हैं, या अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में है, या थर्ड जेंडर में है, सारी कैटेगरी अपार्ट फ्रॉम अनरिजर्व्ड, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड क्रीमी लेयर, इनको छोड़ करके अगर आपकी कोई कैटेगरी है, आप फिजिकली डिसेबल्ड भी हैं, तो यहां पर आपको 5% मार्क्स में रिलैक्सेशन है। मतलब यू कैन फिल द फॉर्म, यू कैन अप्लाई इफ यू हैव अचीव्ड 50% मिनिमम मार्क्स है ये, 50% अगर आपका है। राइट, कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50%, राइट, एटलीस्ट 50% अगर आपने पा लिया है तो भी आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के। विदाउट राउंडिंग ऑफ, ये बड़े बड़े लेटर में लिखा है, 50 का मतलब 50 ही है, ना कि 49.9, ये नहीं है। 50 का मतलब 50 है, आपको मिनिमम 50% मार्क्स पाने हैं अगर आप फॉर्म भरेंगे। दो कैटेगरी हो गई, 55% और 50%। मतलब अगर आप 50% से नीचे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर यूजीसी नेट, you are not eligible for assistant professor, you are not eligible for UGC NET exam, you are not even eligible for PhD entrance exam। राइट, दो कैटेगरी 50% एंड 55%। ऑल क्लियर है ना? बिल्कुल ऑल क्लियर करते चलिएगा एक एक पॉइंट, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया, एक इशू हो गया रिलैक्सेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया गया है। सेकेंड नंबर पर क्या है, ऐसे कैंडिडेट्स जो एमए कर रहे हैं, अब उनका तो 55 अभी हुआ नहीं क्योंकि अभी तो एग्जाम नहीं हुआ, या एग्जाम हो गया तो रिजल्ट नहीं आया, लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ही अवेटेड है। जिनका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अवेटेड है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते जब उनका रिजल्ट आए तो वो 55% या 50% जिस भी कैटेगरी में हो वो उनका उतना होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, सपोज दैट आप जेआरएफ हो गए और आपका 40 आज जो है वहां पर 49% रह गया, या आपका 54% रह गया, तो आपका जेआरएफ लैप्स हो जाएगा, आपका नेट लैप्स हो जाएगा, आप किसी भी काम के नहीं बचेंगे। सो दोज हु आर इन 4th सेमेस्टर ऑफ एमए, दे मस्ट टेक इट वेरी सीरियसली कि उनको मिनिमम 55 या 50 पाना ही है, जिसको गुड एकेडमिक मार्क्स कहा जाता है अपने करियर को फर्दर एडवांसमेंट करने के लिए। सब्जेक्ट की बात नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में आप हैं, आप इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, कॉमर्स में, आप पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एड में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी तो पहले से अचीव करनी ही है। एक मौका भी देता है यूजीसी कि आप बाद में भी अचीव कर सकते हो, अगर आप पाइपलाइन में हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, बट बाद में कर लीजिएगा, नहीं तो नल एंड वाइड हो जाएगा, तुम्हारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो candidates who are pursuing their master's degree or equivalent course are candidates who have appeared for their qualifying master's degree final year examination and whose result is still awaited, are candidates whose qualifying examination have been delayed, एग्जाम ही नहीं हुआ है,
may also apply for this test. appearing वाले भी इस टेस्ट के लिए applicant हो सकते हैं, वो भी eligible हैं. However, such candidates will be admitted provisionally. जैसा कि हमने आपको बता दिया, and shall be considered eligible for the award of JRF eligibility for assistant professor only after they have passed their master's degree with a equivalent examination with at least 50% marks or 50% marks in case of OBC, NCL means non-creamy layer, SC, ST, PWD, third gender category candidates. Such candidates must complete their master's degree or equivalent examination within 2 years from the date of net result with required percentage of marks, failing which they shall be treated as disqualified. तो यहाँ पर 2 साल का टाइम दे दिया है, 2 साल का टाइम दे दिया है. 2 साल में आपको क्वालिफाई कर लेना है, मिनिमम 55% या 50% मार्क्स ले आने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. लेकिन एक फिर बड़ा वाला लेकिन है, अगर आप पीएचडी के लिए हैं तो पीएचडी के लिए फिर 1 साल का ही समय है. 1 साल में आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे अगर आपने 55% पूरा कर लिया है, 50 कर लिया है. अदरवाइज विद इन 365 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट से लेकर के वो भी आपका एक्सपायर कर जाएगा. क्लियर? द कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड, हाँ ये एक चीज इस बार से जुड़ी है जो पहले कभी नहीं होती थी. ये एनईपी के बाद, लागू होने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद के लिए ये बात हुई है. क्या है? अगर कैंडिडेट ने 4 साल या 8 सेमेस्टर वाला ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम should have a minimum 75% marks. ये उन बच्चों के लिए जो इस बार अपीयर हो रहे हैं, जिनका 7th 8th सेमेस्टर का मामला है, उनके लिए 75% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है. 75% मार्क्स 8 सेमेस्टर में नहीं, एग्रीगेट टोटल 75% मार्क्स इन एग्रीगेट or its equivalent grade on a point scale where grading is applicable. Right? Grading system is followed. Or if they are in the category of OBC, non-creamy layer, right? अगर वो इस कैटेगरी में है SC, ST, PWD, थर्ड जेंडर, तो 5% का रिलैक्सेशन है. 5% रिलैक्सेशन मीन्स उनके लिए 70% मार्क्स चाहिए. ये 70% और 75% का मामला यहां पर हो गया है. अगर आप 4 ईयर के ग्रेजुएशन के बाद हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको 75% एग्रीगेट लाना है. 70% एग्रीगेट लाना है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे. क्लियर? A relaxation of 5% marks for its equivalent grade may be allowed for those belonging to different categories. ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है अगर आप ग्रेजुएशन से ही हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. The candidates qualifying in the NET, क्वालिफाई भी आपने मानो कर लिया है, in the NET based on 4-year undergraduate degree will be eligible for the award of JRF. JRF उनको मिल जाएगा एंड PhD में उनको एडमिशन भी मिल जाएगा. लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे. JRF उनको मिलने लगेगा PhD में इनरोलमेंट के टाइम से, बट वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल नहीं होंगे. कब होंगे? जब वो PhD कर लेंगे. The candidates qualifying in the NET based on 4-year undergraduate degree will not be eligible for appointment as assistant professor. वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए एलिजिबल नहीं होंगे
अगर 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन किया है तो उनको पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन से ही बहुत सीरियस हो जाएं, और ग्रेजुएशन से सीरियस होकर के आप जेआरएफ नेट क्वालिफाई करें, पीएचडी करें, और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर। नेट से भी असिस्टेंट प्रोफेसर होते थे, पीएचडी से भी होते थे, लेकिन अब मामला बदल गया है। अब 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन आया है ये 75% मार्क्स डिमांड करता है। ये 55 पर नहीं होगा, ये 50 पर नहीं होगा, 70 पर होगा, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू योर जनरल ईडब्ल्यूएस जो कुछ भी कैटेगरीज दी हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा चेंज है, एक मेजर चेंज है जो फर्स्ट टाइम यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया है फॉर द फ्रेशर्स। जो फ्रेशर्स बच्चे हैं जो अभी 7th या 8th सेमेस्टर में आए हैं, 8th सेमेस्टर का जो चल ही रहा है, तो ये उनके लिए जो है बहुत बड़ी बात है। उनको इस पॉइंट को बहुत क्लियर देख लेना चाहिए। 4 ईयर 8th सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री, इसको मैंने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है, मैंने नहीं, यूजीसी ने इसको स्पेसिफाई कर दिया है आप सबके लिए। द कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग 4 ईयर 8th सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री एग्जाम, 8 सेमेस्टर की बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, आर इन दियर लास्ट सेमेस्टर और लास्ट ईयर may also apply for the test. However, such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for the award of JRF admission to PhD only after fulfilling the requirements contained in the University Grants Commission minimum standards and procedures for award of PhD degree. Regulations 2022. Within 2 years if qualified for the award of JRF, within 1 year if qualified for admission to PhD only. From the date of declaration of net result, failing which they shall be treated as disqualified. उसके बाद उनको डिस्क्वालिफाइड मान लिया जाएगा और वो बेकार नहीं होंगे। ये मत सोचिएगा कि नेट नहीं हुआ तो बेकार हो गए, बहुत कुछ दुनिया में करने के लिए। फिर आप दूसरे करियर की तरफ जाना चाहेंगे या आप दोबारा से नेट दे दीजिए, एक बार हो गया तो दोबारा हो ही जाएगा, आप क्लियर वहां पर भी कर सकते हैं। ये 4 ईयर या आज 8 सेमेस्टर वाला मामला था। द कैंडिडेट्स विद अ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम आर अलाउड टू अपीयर इन अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको वो भी वेबसाइट या मैं शेयर कर दूंगा, मैंने शेयर किया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, पूरा जो डेटा दिया था एडवर्टीजमेंट के साथ एनटीए ने, आप वहां पर देख लीजिएगा कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है उसमें कि नहीं, या अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो आप रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ भी जा सकते हैं, वहां पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। The list of subjects and their codes for UGC NET June 24 are given at appendix number 2, in which they want to pursue a PhD irrespective of the discipline in which they have obtained the 4-year bachelor degree. Right? आप उसी में फॉर्म भरेंगे जिसमें आप PhD करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या था, डजेंट मैटर, राइट, वो कोई मैटर नहीं है। आप PhD कहाँ करना है आपको उसमें फॉर्म भरना है, वो देख लीजिएगा। अगर आप 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में है तो, और अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में है तो जिसमें आपने मास्टर किया है आप उसी में एलिजिबल हो सकते हैं, बाकी और किसी में नहीं। सख्त हिदायत होती है यूजीसी की कि आप उसी में फॉर्म भरें जिसमें आप मास्टर्स हैं, और दूसरी हिदायत ये होती है कि आप एक ही फॉर्म भरें, नहीं तो 2 फॉर्म भरने पर लीगल एक्शन भी आपके खिलाफ लिया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पर आते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। पहली बात तो पढ़ने की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कोई उम्र नहीं है, पीएचडी करने की कोई उम्र नहीं है। उम्र एक चीज की है, अगर आप छात्रवृत्ति, जिसको शोध वृत्ति कहा जाता है, जिसको जेआरएफ कहा जाता है, तो आप जेआरएफ के लिए तब तक एलिजिबल हो जब तक आप 30 साल की उम्र नहीं पूरी कर लेते।
30 इयर्स जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, 30 इयर्स का उनका जो है एज लिमिट है जेआरएफ के लिए। नॉट मोर देन 30 इयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। जैसे 16 जून 2024 को एग्जाम है, तो आपको 1 जून 2024 को 30 साल से ज्यादा नहीं होना है अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो जेआरएफ के लिए। और अगर जेआरएफ के लिए नहीं होना चाहते तो आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। ये जेआरएफ जनरल कैटेगरी 30 इयर्स होने चाहिए 1 जून 2024 को। अगर आप कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी में रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा कितना, अप टू 5 इयर्स, 5% का रिलैक्सेशन, और 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन हो जाएगा। मतलब अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपको 35 इयर्स 1 जून 2024 को 35 इयर्स के अगर आप नीचे हैं तो भी आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। आप बिल्कुल धड़ल्ले से सीना ठोक करके फॉर्म भर दीजिए, जेआरएफ निकाल लीजिए, बहुत पैसे मिलते हैं जेआरएफ में, राइट। और इसके अलावा जो आज रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन होता है रिसर्च एक्सपीरियंस का। अगर आपने किसी इंडस्ट्री में काम किया है, रिसर्च का काम किया है, किसी भी जगह आपने काम करा है, यूनिवर्सिटी में काम किया है, अपने यूजी पीजी के दौरान नहीं उसके इतर, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यूजीसी देती है जेआरएफ के लिए। मतलब फिर आप 33 इयर्स तक एलिजिबल हो सकते हैं, राइट। रिलैक्सेशन will also be provided to the candidates with research experience limited to the period spent on research in the relevant related subject of post graduation degree, subject to a maximum of 5 years on production of a certificate appropriate authority from appropriate authority which should be recognized Indian University Institute of National Importance, foreign university which is duly approved, recognized, accredited in its own country, public sector, undertaking of Government of India, State Government of India. The research should not have been carried out towards completion of graduation और पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब 5 साल का यहाँ पर भी रिलैक्सेशन दिया है, बट किसी भी केस में 5 साल से ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता। मतलब आप ये ना सोचिए कि अगर आप कैटेगरी में हैं और आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस भी है तो आपको 5 + 5 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 5 साल ही मैक्सिमम मिल सकता है। हाँ, रही बात 3 साल वाले की, अगर आपने LLB होता है ना, LLM कर रखा है, 3 years relaxation in age will be permissible to the candidates with LLM degree। LLM डिग्री का मतलब वही लोग भर सकते हैं जो लॉ वाले हो, सबके लिए वो नहीं है। क्लियर। A relaxation up to 5 years is provided to the candidate who have served in the armed forces। अगर आप सेना में रहे हैं तो भी आपको 5 साल का कितना 5 साल तक का छूट वहां पर भी मिल सकता है, subject to the length of service in the armed forces up to the first day of the month in which the concerned UGC NET is conducted, i.e. 1 जून 2024। Total age relaxation on the above grounds shall not exceed 5 years under any circumstances। किसी भी स्थिति में 5 साल से ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। आप कैटेगरी में हो, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस हो, आपका आर्मी का भी एक्सपीरियंस हो, सबका एक्सपीरियंस हो, 5 साल ही मैक्सिमम रिलैक्सेशन आपको दिया जा सकता है, मिल सकता है एज में, इससे ज्यादा नहीं। ये जेआरएफ के लिए है, बाकी किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर, देयर इज no upper age limit for applying for UGC in applying for UGC NET for assistant professor admission to PhD। there is no upper age limit in applying for UGC NET for admission to PhD। no age limit, बेधड़क कई बार आप फॉर्म कभी भी भर सकते हैं। आते हैं पेपर पर, तो पेपर होना है, पेपर 1 पेपर 2, 3 आवर्स का पेपर होना है और कोई ब्रेक नहीं होना है पेपर में, एक साथ ही 3 घंटे होना है। दूसरी बात,
कि दोनों पेपर में अलग अलग क्वालिफाई करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, एग्रीगेट मेरिट बनती है। तीसरी बात, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे ऑप्शन आप देख करके सारे क्वेश्चन पर आप टिक लगा सकते हो, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। पेपर 1 जिसको जनरल पेपर कहते हैं, जनरल पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, कंप्रीहेंशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। टोटल 10 टॉपिक्स हैं और ऑल द 10 टॉपिक्स में 5 क्वेश्चंस ईच टॉपिक पर होंगी, 5 क्वेश्चंस ईच टॉपिक पर होंगे। टॉपिक भी अभी आपको बता देता हूं, ये कॉमन टू ऑल है, सबके लिए है, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है। द questions in paper 1 intends to assess the teaching research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, mathematical ability, divergent thinking and general awareness of the candidate. First paper में there will be total 50 questions in MCQ form and the total marks will be of 100. मतलब each question will carry 2 marks. हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे और 100 नंबर का ये पेपर होगा। ये उसका सिलेबस दिया है कि उसमें क्या क्या होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको आईसीटी कहते हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। राइट, यूनिवर्सिटीज के बारे में, पूरे सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस होंगे। तो दे टोटल 10 यूनिट्स हैं और ऑल यूनिट से 5 क्वेश्चंस, टोटल 10 यूनिट्स, हेंस टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज में। और कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि टोटल टाइम 3 आवर्स है, जितनी देर में चाहे आप उतनी देर में करें। पेन पेपर मोड है तो सबमिशन का भी कोई चक्कर नहीं है कि आधे घंटे में 1 घंटे में सबमिट हो जाएगा, ऑटो सबमिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इत्मीनान से अपना टाइम पूरा का पूरा दे सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, और इसके बाद 5 क्वेश्चंस कैरिंग ईच मार्क, ये तो आपको बता दिया। पेपर 2 पर आ जाते हैं। पेपर 2 वो पेपर है जो आपने ऑप्ट किया है अपने एग्जामिनेशन के लिए। राइट, अगर आप हिस्ट्री में हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप सोशियोलॉजी में हैं, पॉलिटिकल साइंस में हैं, आप एजुकेशन में हैं, होम साइंस में हैं, आप फिलॉसफी में हैं, आप साइकोलॉजी में हैं, आप इंग्लिश में हैं, हिंदी में हैं, आप उर्दू में हैं, संस्कृत में भी है, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है वो सब्जेक्ट आपका पेपर 2 होता है। और पेपर 2 का सब्जेक्ट कोड होता है, जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड है 30 और उसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। 200 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स, टोटल पेपर होगा 300 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? टोटल क्वेश्चंस होंगे 150। टोटल आवर कितना होगा पेपर को सॉल्व करने के लिए? पेपर को सॉल्व करने का जो टोटल आवर है वो 180 मिनट्स है। कितने क्वेश्चन के लिए? 150 क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व्ड इन 180 मिनट्स। इतने क्वेश्चंस इतने मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। और सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना है, OMR का जो ओवल है उसको भी डार्क करना है ब्लैक या ब्लू पेन से। इतने क्वेश्चंस इतने टाइम में आपको करके कॉपी सबमिट कर देनी है। कॉपी सबमिट करने के बाद घर चले आना है, वहां बैठना नहीं है, घर चले आएंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा। आपका पेपर, जो आपका पेपर है, आपकी OMR फिर वेबसाइट पर अपलोड करी जाएगी। आप अपने मार्क्स को वहां पर वेरीफाई कर पाएंगे। अगर आप जब UGC की आंसर की आएगी, अगर आपको लगता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो आप चैलेंज भी कर पाएंगे अपने क्वेश्चन को। 200 पर क्वेश्चन उसका चार्ज होगा जो नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो सबके मार्क्स आपको सबको अवार्ड कर दिए जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है टेक्निकल एरर है, ह्यूमन एरर है,
चार के चारों ऑप्शन गलत हैं तो उसके 2 मार्क्स सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ये पूरा उसका पैटर्न होता है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, चाहे सब्जेक्ट का हो चाहे जनरल पेपर का हो, तो 2 मार्क्स सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं इक्वली। ये पूरा पैटर्न होता है आपके एग्जामिनेशन का। आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर के आप सिलेबस अपना डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में सिलेबस वहां पर दिया हुआ है। जनरल पेपर का भी सिलेबस दिया हुआ है, सब्जेक्ट का भी सिलेबस दिया हुआ है। और फिर आप अपनी तैयारी आज के डेट से शुरू कर सकते हैं। 16 जून को पेपर है और आज की डेट कितनी हो गई है? आज की डेट हो गई है 23। आज शेक्सपियर का बर्थडे भी है और आज बहुत नॉलेजफुल मैन का डे भी है और बुक डे भी है ना। तो आप यहाँ से भी चीजें शुरू कर सकते हो और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो। राइट, कभी भी देर नहीं हुई होती, आज से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। आपके पास लगभग 2 महीने का वक्त है, आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। स्काई हैज नो लिमिट। आप बस सोच लो कि आपका इरादा क्या है। डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, यही चीजें रिक्वायर्ड होती हैं आपकी सफलता के लिए, आपके सक्सेस के लिए। लग जाइए, बहुत टाइम अभी आपके पास है। ये अगर आप इंग्लिश में हैं तो आप हमारे साथ ही आ सकते हैं। ये इंग्लिश का छोटा सा सिलेबस दे दिया है, उसकी भी 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स में क्या क्या है? ड्रामा है, पोएट्री है, प्रोज है, फिक्शन है, क्रिटिसिज्म है, राइट, लैंग्वेज है, इंग्लिश इन इंडिया है, कल्चरल स्टडीज है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी थियोरी है, रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश है। तो ये पूरा का पूरा रहा सिलेबस। और उसके बाद हम आते हैं मार्किंग स्कीम पर। पेपर देने के बाद मार्किंग स्कीम के बारे में हमने आपको बता दिया कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, सबको मिलेगा। नो निगेटिव मार्किंग, राइट। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड, अनअटेम्प्टेड, मार्क्ड फॉर रिव्यू, ऐसा कुछ होना नहीं है। पेन पेंसिल मोड में होना है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज one of the 4 options, जो उसको बेस्ट ऑप्शन लगेगा। If a question is found to be incorrect, ambiguous, has multiple correct answers, ध्यान दीजिएगा, multiple correct answers हैं। एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन मान लो सही है, मल्टीपल ऑप्शन सही है, तो क्या होगा? तो only those candidates who have attempted the question and chosen one of the correct answers, मान लो किसी का ए बी सी 3 ऑप्शन सही है, डी गलत है। अगर आपने ए बी सी में से कोई चूज किया है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, और अगर आपने डी पे लगा दिया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये मामला है। 4 ऑप्शन में 2 सही है, ए और बी। आपने ए और बी छोड़ के सी पर आंसर क्लिक कर दिया, डी पे आंसर क्लिक कर दिया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब आप ए या बी पर ही क्लिक किए हो। इसको ध्यान रखना है आपको, राइट। Who have attempted the question and chosen one of the correct answers would be given the credit. Or if a question is found to be incorrect and question is dropped, then the 2 marks will be awarded to only those candidates who have attempted the question. मतलब क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। अगर आपने सोचा कोई ऑप्शन सही नहीं है और आपने छोड़ दिया है तो आपको 0 मिलेगा उस पर। और अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है, गलती भले ही बोर्ड की हो, कमीशन की हो, यूजीसी की हो, एनटीए की हो, आप उसकी चिंता ना करें। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, गलत होगा तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। द रीजन could be due to human error or technical error. Since there is no negative marking, candidate needs to choose one most appropriate option as correct option. कोई तो एक आपको चूज करना ही है, किसी न किसी पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। ये आपकी मार्किंग स्कीम है, ये पूरा पैटर्न था यूजीसी का। चेंजेस, रिलैक्सेशन, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ, सिलेबस, मार्किंग स्कीम और इंपॉर्टेंट डेट्स, इन सब के बारे में भी आप डिस्कस्ड, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। If any question remains to be answered, your suggestions, your questions are most welcome. You can drop your question in the comment box and I will come to you
with your answers for sure. You can join me, you can join us through my Telegram channel, the description of which is given here in the description box. लिंक दिया है, आप वहां से हमारे पास आ सकते हैं. अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर देखिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहां पर लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं. उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कॉलेज आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं. जो कुछ भी मदद हो पाएगी जरूर की जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट. ऑल द बेस्ट. मेहनत करिए, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती. और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. रिजल्ट उसी को मिलता है, वही सक्सेसफुल होता है जो मेहनत करता है. मेहनत करके एक बार तो देखिए, पत्थर तो एक बार दिल से उछालिए, देखिए कितना दूर जाता है. जय हिंद, जय भारत. टेक केयर. ऑल द बेस्ट.